कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, कक्षा 7 और सामाजिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। उस अध्याय का नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा व उनके राज्य का ये पाठ है और इस पाठ को हम लगभग पूरा कर चुके हैं। ये देखिए, हमने ये सारा पढ़ लिया। चौहान, कन्नौज, मुल्तान और ये सारी चीज़ें, नए राजवंशों का उदय, ये हमने बात सारी पढ़ ली। कैसे राजा की उत्पत्ति होती है, कैसे साम्राज्य का अधिकार करता है, कैसे अलग अलग क्षेत्रों पे अधिकार होता है, कैसे राज्यों में प्रशासन था, कैसे राजा राजाओं की उपाधि धारण करते थे, जैसे महाराजा धीराज। तो ये हमने पूरे पाठ को पढ़ लिया। कैसी प्रशस्तियाँ, भूमि अनुदान, इनके बारे में सारी चर्चा की थी। और आपने भी किताब में से पढ़ा होगा, ये नागभट्ट की उपलब्धियां हमने देखी थी। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और फिर हमने पढ़ा था भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, ये भी हमने पढ़ा। धन के लिए युद्ध करते थे, अलग अलग क्षेत्रों को लूटते थे, वहाँ से धन लूटते थे और फिर युद्ध करते थे, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर देखो, चोल राज्य पढ़ा था हमने। चोल नज़दीक से एक नज़र देखिए, ये जो साम्राज्य है ये चोलों का था, यहाँ पढ़ा था हमने। उरियर से तंजावुर तक इसकी भी हमने चर्चा की थी, कौन कौन से यहाँ पे मंदिर बनाए गए थे। और भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में भी चर्चा की थी। कृषि और सिंचाई के बारे में हमने चर्चा की थी। ये सारी बातें बढ़िया तरीके से हमने पढ़ ली। और फिर भूमि के प्रकार, जैसे ब्रह्मदेय, वेलन बगाई, साला भोल, देवदान, पल्ली चंदनम, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। फिर अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में चर्चा की थी। तांग वंश के युग का चिन्ह हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ लिया। अब हमारे प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। देखो, पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो आपको करने के लिए फिर से याद करें कि अंदर ये क्या है, प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न आपके जोड़े बनाने हैं। देखो, गुर्जर प्रतिहार है, जो वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, वो कहाँ था, तो गुजरात और राजस्थान में था। गुर्जर प्रतिहार कहाँ था, गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट थे पश्चिम दक्कन में। जो राष्ट्रकूट थे वो कहाँ थे, पश्चिम दक्कन क्षेत्र, यानी जो महाराष्ट्र है ना आज का, वहाँ महाराष्ट्र में थे। फिर पाल, पाल कहाँ के थे, बंगाल के। पाल कहाँ के थे, बंगाल के। और चोल कहाँ के थे, तमिलनाडु के। चोल तमिलनाडु, पाल बंगाल, राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन और गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान। तो इसका आप जोड़ा बना सकते हो। मैं दोबारा और बता देता हूँ आपको। इसका जोड़ा बना लेना, गुर्जर प्रतिहार तो गुजरात राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन, पाल बंगाल और चोल तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। अब आपको मैं आंसर लगा के दे देता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे, तो हम चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था, याद होगा आपको। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने, कहाँ पे चलेंगे, कन्नौज के आसपास जो क्षेत्र था, वहाँ धन के लिए युद्ध करते थे, वहाँ चलते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था एक, यहाँ देखिए। अब इससे आगे याद रखना कहाँ कहाँ चल रहा हूँ मैं, उसी हिसाब से किताब में से आप निकालते रहना, किताब में साथ साथ में, क्योंकि किताब में निशान लगाने हमें मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो अपने निशान लगा, सीधा ही बता दूंगा मैं आपको। वो तीन नाम लिखने हैं आपको। धन के लिए युद्ध, ये देखिए यहाँ आ गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा, किस किसने त्रिपक्षीय गुर्ज, यहाँ से लगाना है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। किसके लिए लंबी चली थी, और इस लाइन को छोड़ देना, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कि ये लगा लेना दूसरे का। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, इसे त्रिपक्षीय यह त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन ये दूसरे का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लगा लो फटाफट, देख लो कहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा फिर बताता हूँ आपको। ये देखो, धन के लिए युद्ध यहाँ लगाना है।
कहाँ लगाना है, धन के लिए युद्ध। तो ये दूसरा है त्रिपक्षीय संघर्ष। दोबारा फिर बताता हूँ आपको, यहाँ चलो शुरुआत चलोगे ना तो 2 बार पढ़ लिया हमने धन के लिए युद्ध, और यहाँ लगा लेना दूसरे का उत्तर। एक तो गुर्जर प्रतिहार साथ में लगा रहे हो ना आप, दूसरे का राष्ट्रकूट पाल वंश, यहाँ से लेकर ये लाइन छोड़ देना इतनी, और यहाँ तक लगा लेना इसका। ये दूसरे का उत्तर हो गया। दूसरे का उत्तर लगा लो फटाफट आराम से, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, उस पर लगा लो। फिर तीसरे प्रश्न को देखेंगे कौन सा है। पहला प्रश्न हमने देख लिया। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, किताब में से साथ साथ में किताब अपने पास रखना, फिर पता लगेगा आपको। तीसरा प्रश्न देखो, चोल साम्राज्य में सभा की किस समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। चोल साम्राज्य में सभा की किसी का समिति का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए शर्तें क्या थी। अब चोल चलना है तो चोल वंश पे चलो। देखो अभी हमने पढ़ा था ना चोल वंश, तो उसमें कुछ समितियां थी। ये देखो चोल वंश, ये चोल वंश है। यहाँ से तो हमें क्या पढ़ना है, समितियों के बारे में। तो देखो इसमें कुकर दिखाई दे रहा है क्या, आज मुर्गा बोलता दिखाई दे रहा है ना। तो इधर पड़ोस में किसी की मुर्गा आया हुआ, मुर्गा दिखाई दे रहा है, तो मुर्गा सुनाई दे रहा है ना आपको, कुकड़ू को। हाँ ये कुकड़ू को मुर्गा है, ध्यान रखना। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। क्या शर्तें थी देखो, इनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक सदस्य टिकट निकाले कहा जाता है, ये शर्त थी। इस शर्त के आधार पर इस समिति के सदस्य बनते थे, ध्यान रखना। तीसरे का उत्तर है, तीसरे का उत्तर लगा लो चोल वंश के अंदर। ठीक है, ये तीसरे का उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न देखें, चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से हैं। चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से। चहमाने, अब चौहान वंश चलें, कल पढ़ा था ना हमने, चौहान वंश है। यहीं पे 3-4 लाइनें दी हुई है जहाँ पे हमने मोहम्मद गोरी और ये पढ़ा था, सुल्तान पढ़ा था ना, जहाँ सुल्तान वो वहाँ आएगा। ये देखो इसका उत्तर क्या लगाओगे आप। एक तो आपको लगाना है दिल्ली और अजमेर के, दिल्ली और ये थे, यहाँ से लगा लो इतना। चौथे का, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौथे का उत्तर लगा लो, ये चहमान में चौथे का उत्तर। अब देखो पांचवा, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। जो राष्ट्रकूट है वो कैसे शक्तिशाली बने, राष्ट्रकूट। तो अभी हम बात करें राष्ट्रकूटों की, कहाँ से कहाँ पढ़ा था हमने राष्ट्रकूट, शुरुआत में पढ़ा था। देखो कितने शक्तिशाली बने, कैसे बने। तो राष्ट्रकूट टॉपिक निकालेंगे, उसमें हमें पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे
राष्ट्रकूट नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा नागभट्ट की उपलब्धियां आ गई। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, इसका राजराज इसने उत्तर नहीं दिया यहाँ पे। ये रहा देखो 5 नंबर क्वेश्चन है ना। दक्कन में राष्ट्रकूट थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के दिन थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रशांत दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की दीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ रंग किया, तब संपन्न किया। यह माना जाता है कि इससे याचक न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा हस्तक्षेप करने लगे। ये है 5वें का उत्तर। ठीक है, ये 5वें का उत्तर लगा लेना, बड़ा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से फिर ये इतना और लगा लेना। मिसाल के तौर पर कंदम और ब्राह्मण थे, उन्होंने छोड़कर ये इतना 5 नंबर और लगा लेना। ये 5 नंबर लगा लेना और ये 5 नंबर लगा लेना। ठीक है, दोनों कहाँ से, दक्कन के यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये लास्ट तक। ठीक है, ये लगा लेना यहाँ से, ये 5 नंबर लगा लेना। फिर छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न देखो, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ और चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तीन नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, तो अलग अलग साम्राज्य स्थापित किया। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था, ये देखो नए राजवंशों की स्वीकृति के बारे में पढ़े अपने। देखें शुरुआत चलते हैं, जो नए राजवंश हुए थे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे ना, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 3, छठा, 7वां और 8वां।